जोहार प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल जिला पाकुड़ के अंतर्गत प्रखंड हिरनपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ। आज हम लोग जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट पढ़त में विज्ञान विषय के वर्ग 10वीं के मॉडल प्रश्न पत्र 3 के सेक्शन सी के प्रश्नों को देखेंगे। सेक्शन सी में पहला प्रश्न है 39 नंबर। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करें। दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। 1/v इसे हम लिख सकते हैं 1/v = 1/f - 1/u। फोकस दूरी द्वितीय उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो 1/15 माइनस जो वस्तु की दूरी है वो -10 सेंटीमीटर है, तो -10 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 15 को 30 से भाग देंगे, 30 को 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और फिर 10 को 30 से देंगे तो 3 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5/30, और हम इसे लिख सकते हैं v = 30/5। जब इसको काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, और वह प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को चीजों का स्पष्ट दिखती है, जबकि दूर की चीजें धुंधली दिखती है, यानी दूर की चीजों का स्पष्ट हम नहीं देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखती हैं, लेकिन निकट की चीजें धुंधली दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इलाज के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में इलाज के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम तथा 11 ओम हो। उत्तर में है 41 नंबर। पहला प्रतिरोध 2 ओम, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम और तीसरा प्रतिरोध 4 ओम। तो पहले 3 और 6 ओम दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा, और इसमें हम देखेंगे कि 2 ओम हमारा उत्तर आता है। अब जो समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम आया है, 2 ओम प्रतिरोध को 2 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध आएगा 4। बी नंबर, 11 ओम प्राप्त करने के लिए 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। 2 ओम + 3 ओम + 6 ओम। 3 + 2 5, 5 और 6 11 ओम प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। एक उदाहरण के साथ निम्न पदों की व्याख्या करें। संचारण एवं विकृत गंधिता। संचारण, उत्तर में देखते हैं। संचारण, कुछ धातुएं वायु में खुली रहने पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके काला, हरा, भूरा परत बना लेती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। इससे धातु का क्षय होने लगता है, इसे संचारण कहते हैं। विकृत गंधिता, तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक छोड़ देने पर ऑक्सीकरण होने के कारण इनमें गंध उत्पन्न हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं।
कोई भी खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण के कारण उसमें गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृत गंधिता करते हैं। अगला प्रश्न 43 है, संतुलित करें। समीकरण दिया हुआ है, इसको संतुलित करना है। पहला उत्तर में सोडियम, समीकरण में जो बाएं तरफ अभिकारक है सोडियम, जल और जो तीर के दाहिने तरफ जो उत्पाद है, इनमें परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ सोडियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और दाहिने तरफ हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 2। तो हाइड्रोजन की संख्या बाएं तरफ अभिकारक में 4 हो जाएगी। अब इस प्रकार बाएं तरफ हाइड्रोजन की संख्या यदि 4 हो गई तो दाहिने तरफ 3 है, 2 यहाँ 1 यहाँ, इसके लिए हम यहाँ पर 2 लगाते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या बाएं तरफ 2 हो जाएगी, दाहिने तरफ भी 2 हो गई। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 2, तो इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पे दाहिने तरफ 2 हो जाएगी। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 लगाया गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब सोडियम की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको बैलेंस इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला है CaOH2 प्लस HNO3 एरो CaNO3 ब्रैकेट के बाहर 2H2O। यहां पर हम देखते हैं कि नाइट्रेट की जो संख्या है, यहां पर बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे परमाणु की संख्या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बाएं तरफ कितनी है और दाहिने तरफ कितनी है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार हम दोनों तरफ इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगला है CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। यहां पर भी ऑक्सीजन की संख्या बाएं तरफ 2 है और दाहिने तरफ 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहां पर 2 लगाना होगा, जिससे हम दाहिने तरफ ऑक्सीजन की संख्या हमारा हो गया 2 और 2 4, और बाएं तरफ यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4। इस प्रकार हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन क्या है? प्रकाशानुवर्तन पादप के प्ररोह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्ररोह तंत्र धनात्मक प्रकाशानुवर्तन को दिखाता है। प्रकाशानुवर्तन कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकाश की दिशा में गति करे उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे हमारा जो तना होता है, पौधे का जो ऊपरी भाग होता है तना, वो प्रकाश की दिशा की ओर गति करता है, इसीलिए उसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन पादप के जड़ों के द्वारा गुरुत्वानुवर्तन की ओर होने वाली वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। पादप की जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। पौधे का जो पेड़ पौधे का जो जड़ होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जड़ जो होता है नीचे की ओर गति करता है, जमीन के अंदर करता है, तो उसे हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान है? उत्तर में देखते हैं, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग से वंशागति के मूलभूत नियमों की खोज की। उन्होंने प्रयोग के बाद निष्कर्ष निकाला कि जीन जोड़े से आता है तथा प्रत्येक माता पिता से एक अलग इकाई के रूप में विरासत में मिलता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो आनुवांशिक रूप से डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैसे रंग है, लंबाई है और भी दूसरे लक्षण है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? प्रतिवर्ती क्रिया, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने और उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है।
मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, जैसे तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्रों की पुतली का संकुचित होना। प्रतिवर्ती क्रिया है, वातावरण में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हमारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क उसमें मुख्य भूमिका निभाता है और उसके अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया करता है। आशा है बच्चों आप लोगों को सारे प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।